सो गाइज वेलकम अगेन टू टूटलेज एकेडमी। और आज के सेशन में हम लोग जनरल इंग्लिश से रिलेटेड कुछ 30 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेलोसिटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यस, सो आई विल बी स्टार्टिंग राइट नाउ। कमिंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड फ्रेज। ये जो हाईलाइटेड फ्रेज है, माई फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज जॉब, इसका मतलब क्या हुआ? गॉट द सैक। देखिए, अगर बोला जाए कि अगर आपने ऐसा कहीं सुना हो, माई फ्रेंड गॉट द सैक, या फिर अगर आपका बॉस या कहीं बॉस किसी एम्प्लॉय को बोल रहा है आई विल सैक यू इफ यू कम लेट, इफ यू कम लेट आई विल सैक यू, तो इसका मतलब क्या होता है? टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। ठीक है, इसका मतलब होता है जॉब से निकाल दिया जाना। गॉट द सैक, ये इसका एक इसे ऐसे ही भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब को हम लोग क्या कहते हैं? गॉट द सैक फ्रॉम द जॉब। टू बी डिसमिस्ड सडनली फ्रॉम द जॉब तो हम क्या कहेंगे? माई फ्रेंड वॉज सैक। ठीक है, ओके, राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर। ओके, रिजाइंड नहीं होगा, यहाँ पे डिसमिस्ड होगा। देखिए डिफरेंस समझिए, रेजिग्नेशन का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ठीक है, कभी कभी टाइम फिक्स होती है कि आप टिल द पर्सन रीचेस 60 years of age he will be resigned, राइट। रेजिग्नेशन का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी वो हुआ कि किसी 5 साल के लिए सपोज आपको वर्क करना है एंड देन यू हैव टू रिजाइन, तो रेजिग्नेशन का एक प्रॉपर ड्यूरेशन हो सकता है। लेकिन डिसमिसल क्या होता है? डिसमिसल अचानक से होता है। ठीक है, कोई अगर इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी हो गई या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण आपको रिजाइन करना पड़ा अचानक से, यू गेट डिसमिस्ड। यू इफ यू रिजाइन सडनली देन इट इज डिसमिस्ड। और गॉट द सैक उसी के लिए यूज होता है। सडनली डिसमिसल, अचानक से रेजिग्नेशन, उसके लिए गॉट द सैक को हम यूज करते हैं। ठीक है, गॉट टायर्ड टू नहीं होगा। गॉट डिमोटेड, डिमोटेड मतलब क्या होता है? प्रमोशन का अपोजिट होता है डिमोशन। ठीक है, डिमोशन इज अपोजिट ऑफ प्रमोशन, कि आपको आपके लेवल से नीचे आपको भेज दिया गया है, देन दैट इज डिमोशन। ठीक है, राइट, नो कंफ्यूजन। एंड देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड फ्रेज। फिर से यहाँ पर एक हाईलाइटेड फ्रेज है, ही इज अ सिल्वर टंग डॉक्टर एंड पेशेंट्स लिसन टू हिम। ठीक है, कि वो जो डॉक्टर है वो डॉक्टर सिल्वर टंग है। तो सिल्वर टंग का मतलब यहाँ पर ये नहीं हुआ कि एक्चुअली में ही है सिल्वर टंग, दिस इज एन ईडियम। और इसका मीनिंग होता है कि वो जब बात करता है तो वो बहुत इलोक्वेंटली बोलता है। ठीक है, इलोक्वेंट, देयर इज वन वर्ड कॉल्ड इलोक्वेंट। ठीक है, इलोक्वेंट मतलब कि उसकी बातें ऐसी है कि आप इग्नोर ना कर सको। कभी कभी आप किसी फेमस पर्सनालिटीज की बातें सुनते हो, आपको याद रह जाती है। आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स अभी कभी कभी आपको कुछ ऐसा लेसन बताते हैं कि आप कभी भी उसे भूल नहीं सकते। तो दैट इज व्हाट इलोक्वेंट। ठीक है, जो आपको चार्म करे, जो आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए रह जाए, वैसी बातें इलोक्वेंट होती हैं। तो स्पीकिंग इन अ वे दैट चार्म्स ऑफ परसुएड, दैट चार्म्स और परसुएड। ठीक है, मतलब इस तरह से बात करना जो कि आपको चार्म करे या आपको परसुएड करे। तो इसीलिए तो दैट इज व्हाट इज सिल्वर टंग डॉक्टर। ठीक है, कभी कभी हम क्या कहते हैं, कभी कभी कोई अगर बेबी रहता है, ठीक है, जब बेबी 2 या 3 साल के हो जाते हैं तो वो काफी शरारत करते हैं, शरारत में काफी बातें करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? दैट बेबी इज अ सिल्वर टंग्ड डेविल। ठीक है, दैट बेबी इज अ सिल्वर टंग्ड डेविल। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब वो काफी बातें करता है जो कि अच्छी लगती है, याद रह जाती है कि हाँ छोटे बेबी ने अभी बोलना शुरू किया है और ये सारी बातें करता है शरारत में। ठीक है, तो उस तरीके से कुछ भी बातें जो आपको याद रह जाए, जो आपको इफेक्ट करे, जो आपको चार्म करे, परसुएट करे। ठीक है, राइट, क्लियर, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एफ्लुएंस। ठीक है, तो एफ्लुएंस का क्या मीनिंग होता है? तो एक वर्ड होता है ना एफ्लुएंट, देयर इज वन वर्ड एफ्लुएंट, पर एफ्लुएंट से बना है ये एफ्लुएंस। ठीक है, एफ्लुएंट से बना है एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट क्या है? एफ्लुएंट एक एडजेक्टिव है। एफ्लुएंट पर्सन, एफ्लुएंट किंग, एफ्लुएंट मतलब प्रॉस्पेरस, बहुत पैसा है, बहुत धनी है, बड़ा महल है, दैट इज व्हाट इज एफ्लुएंट। और एफ्लुएंस उसी वर्ड से बना है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम, एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूएशन
कॉन्टिन्यूएंस बिल्कुल भी नहीं होगा, पोवर्टी हो सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इज रिच एंड प्रॉस्पेरिटी, और पोवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी, बिल्कुल यही होगा, ठीक है, पोवर्टी ही होगा। डिफिडेंस, देखिए डिफिडेंस का मतलब क्या होता है, डिफिडेंस का मतलब होता है मॉडेस्ट, शाई, ठीक है, जो ज्यादा बात ना करे, बहुत उसके अंदर कॉयनेस हो, शाइनेस हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। कोई बंदा या कोई लड़की जब न्यूली वेड होती है तो शी इज नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट इन हर न्यू होम, तो वो थोड़ी शाय होती है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज डिफिडेंस, ठीक है, राइट। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो आपको पता ही है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर बी, पोवर्टी, एब्सोल्युटली, ठीक है, राइट, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, फाइंड द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या गलती नहीं करनी है, पढ़ने में गलती नहीं करनी है, यहाँ पर एंटोनिम बोला है तो आपको सिनोनिम नहीं मार्क कर देना है, ठीक है, ओके। तो एंटोनिम, अशोक वाज मैग्नेनिमस किंग, ठीक है, जो अशोक थे वो मैग्नेनिमस किंग थे, ठीक है, तो इसका हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेनिमस मतलब क्या होता है, मैग्नेनिमस मतलब कि यस, दैट एनी पर्सन हु इज वेरी फॉरगिविंग, ठीक है, हु इज वेरी जनरस एंड फॉरगिविंग फॉर लेस पावरफुल पीपल। कोई आपके क्लास में कोई लेस पावरफुल है, सपोज यू आर इन, अगर आपके क्लास में, ठीक है, कोई पर्सन है जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और कोई ऐसा पर्सन है जिसके मार्क्स बिल्कुल नहीं आ रहे थे, जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो जो स्लो लर्नर है उसको जनरसली हेल्प करता है, उसे समझाता है, ठीक है, तो दैट आल्सो एटीट्यूड इज मैग्नेनिमस, ठीक है। और अशोक भी एक मैग्नेनिमस किंग थे, मतलब फॉरगिविंग और जनरस टुवर्ड्स लेस पावरफुल पीपल, दैट इज मैग्नेनिमस, ओके, याद हो गया। और इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होगा काइंड, तो भी नहीं होगा, मैजेस्टिक भी नहीं होगा, इसका अपोजिट होगा पेटी। पेटी मतलब छोटा, जिसका जिसका दिमाग ज्यादा ब्रॉड नहीं होता, नैरो माइंडेड, माइनर, स्मॉल, ठीक है, दैट इज पेटी। तो स्मॉल यहाँ पर नहीं होगा, स्मॉल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेचर की बात हो रही है। पेटी मतलब वैसा नेचर कि इतना जनरस नहीं है, उतने फॉरगिविंग नहीं है, माइंड इज नॉट ब्रॉड। और स्मॉल तुम्हारा कोई सामान भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, इट कैन बी नॉन लिविंग ऑल्सो, ठीक है, तो इसीलिए हमें भाव को भी समझना है। पेटी यहाँ पे एप्रोप्रिएट है, राइट, ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू का हमें करेक्ट क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो इम्प्रॉम्प्टू मतलब क्या होता है, मतलब कोई ऐसी चीज जब बिना किसी प्लानिंग के ही हुई हो, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन, बिना कुछ ऑर्गेनाइज आपने किया और हो गई, बिना कुछ रिहर्सल के हो गई। कभी कभी क्या होता है कि अचानक से आप सपोज आपको किसी पब्लिक प्लेस पे स्पीच के लिए बुला लिया गया, ठीक है, दैट यू कम एंड गिव स्पीच ऑन समथिंग, सपोज कोरोना और एनीथिंग अदर, एनी बर्निंग टॉपिक। तो आपने जो स्पीच दिया होगा उसमें बिना कुछ सोचे, बिना प्लानिंग के, दैट विल बी योर इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, ठीक, बिना रिहर्सल के, अचानक से। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो इम्पोर्टेंट तो नहीं होगा, इम्प्रेसिव भी नहीं होगा, इंस्पायरिंग भी नहीं होगा, सिनोनिम तो है नहीं। सिनोनिम इसका ऑफेंड जरूर होगा। ऑफेंड मतलब क्या होता है, ही हैज एन ऑफेंड बिहेवियर ऑलवेज, मतलब बहुत कूल, वो बिना कुछ सोचे समझे काम नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल ही इज वेरी कूल माइंडेड एंड ही एक्ट्स इन अ वेरी कूल वे, लाइक not planned before, not organized before, not thought before, ठीक है, तो वैसे एटीट्यूड को ऑफ एंड एटीट्यूड कहते हैं। यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इम्प्रॉम्प्टू, ऑफ एंड, ठीक है, राइट, क्लियर। सब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एरर इन फ्रेज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। अब देखिए जो सेंटेंस दिया हुआ है इसके किस फ्रेज में क्या एरर है वो हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा टफ है, कोई दिक्कत नहीं। Domestically, New Delhi should rescind its deportation order against Rohingya refugees, which is in terrible taste considering they are facing such brutality on Myanmar. ठीक है, ठीक है, ओके। तो जो डिपोर्टेशन ऑर्डर है अगेंस्ट रोहिंग्या रेफ्यूजीज को, उसे रिस्काइंड करने को बोल रहा है, विच इज इन टेरिबल टेस्ट कंसिडरिंग दे आर फेसिंग सच ब्रुटैलिटी ऑन म्यांमार। आप एक बार इसको पढ़ेंगे भी, ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक ये चीज दिखनी चाहिए कि देखिए यहाँ पर देखिए, दे आर फेसिंग सच ब्रुटैलिटी ऑन म्यांमार,
ऑन नहीं होगा यहाँ पर, ब्रुटैलिटी इन म्यांमार, ठीक है। सपोज यहाँ पे ब्रुटैलिटी के साथ क्या यूज होगा, अगर कहीं पे ब्रुटैलिटी हो रही, हम क्या कहते हैं, इंडिया में ब्रुटैलिटी हो रही, ठीक है, या फिर कोई प्लेस सपोज एनी प्लेस सपोज XYZ, तो देयर इज ब्रुटैलिटी हैपनिंग इन XYZ प्लेस, ठीक है। तो ब्रुटैलिटी वहां में हो रही है, वहां पर नहीं हो रही है, ठीक है। म्यांमार में ब्रुटैलिटी हो रही है, पाकिस्तान के कुछ एरिया में ब्रुटैलिटी हो रही है, बट हम पाकिस्तान पर ब्रुटैलिटी हो रही है ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। इट शुड बी इन डोमेस्टिकली New Delhi should discontinue South deportation order against Rohingya refugees, which is in terrible taste considering they are facing such brutality in Myanmar. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर डी, ठीक है। ओके, देखिए इन और ऑन कहाँ कैसे यूज होता है, कैसे पता चलेगा। तो जनरली क्या होता है कि अगर कोई चीज एनक्लोज्ड है या सराउंडेड है तो हम इन यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्लैट स्पेस, इन दैट स्पेस, इन दैट हाउस, इन दैट कार, मतलब उस कार में है, कोई चीज किसी प्लेस के अंदर है, सराउंडेड है, इनक्लोज्ड है, तो हम इन यूज करेंगे। म्यांमार के अंदर ब्रुटैलिटी हो रही है, ठीक है, तो ऐसे पता चलेगा। और अगर किसी चीज के ऊपर, ऑन इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज पोजीशनड ओवर, ठीक है, व्हेन समथिंग इज पोजीशनड ओवर, उसके ऊपर पोजीशन कर दिया गया है। जैसे क्या होता है कि I was born on Monday, I was born on 93, I was born on winter season, ठीक है। फिर कोरोना happened in 2020 decade, ठीक है, कोरोना occurred on this century, on this century, on this decade, उसमें हम लोग on यूज करते हैं, उस पर हुआ था, it is overlapping, it is positioned over, ठीक है। और इन में कब होता है, जब वो इसके अंदर होता है, enclosed होता है। तो एक ऐसा अगर आइडिया होगा तो you will be able to identify, ठीक है, राइट। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, स्पॉट एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या गलती है ये हमें फाइंड आउट करना है इस हाईलाइटेड पोर्शन में, कौन सा सही फ्रेज होगा ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझते हैं, भाव समझते हैं, क्या कह रहा है। हार्डली डज द सन राइज व्हेन द स्टार्स डिसअपियर, मतलब मुश्किल से सूरज जागा ही था कि स्टार्स डिसअपियर हो गए। हम यही कहना चाह रहे हैं, हम कहना यही चाह रहे हैं कि जैसे ही सूरज जागा था, या हो सकता है बड़ी मुश्किल से सूरज जागा ही था कि स्टार्स डिसअपियर हो गए। तो सूरज जागा ही था, यही था। तो सबसे पहले कि ये पास्ट में है, इसलिए हम ये भी कह रहे हैं कि सूरज जागा ही था, ठीक है, क्योंकि जैसे ही सूरज जागा था वैसे ही तारे गायब हो गए, तो जागा था हो रहा है, ठीक है। तो वो पार्ट, द राइजिंग ऑफ सन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, तो इसीलिए जागा था होगा। तो हैड द सन राइजन, सबसे अप्रोप्रिएट ये हो रहा है, जैसे ही बड़ी मुश्किल से सूरज जागा ही था, तो सूरज जागा ही था, सूरज का जागरण हुआ ही था, जैसे, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ये थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा यहाँ पर, ठीक है। हैव द सन रोज नहीं होगा, डिड द सन रोज नहीं होगा, सबसे पहले यहाँ पे वर्ब का थर्ड पार्ट आएगा, ठीक है, वर्ब का थर्ड पार्ट आएगा और उसके साथ हैड आएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं जैसे ही सूरज जागा ही था, सूरज जैसे ही जाग चुका था, हो सकता है आपको ऐसे समझ में आए, सूरज जैसे ही जाग चुका था, तो जाग चुका, इट इज राइजन, और था जाग चुका था, तो इट विल बी हैड। तो हार्डली हैड द सन राइजन व्हेन द स्टार्स डिसअपियर, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर वर्ब का फॉर्म ना समझ में आए तो जस्ट ट्राई टू फाइंड द मीनिंग क्या कह रहा है और ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, पास्ट में जाएगा, तो फिर हैव होगा या हैड होगा, आप वहां से देखने की कोशिश करेंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट द सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। द अक्यूज्ड नाउ फ्लैटली डिनाइज हैविंग एडमिटेड हिज गिल्ट इन फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो अक्यूज्ड था वो अब डिनाई कर रहा है, क्या डिनाई कर रहा है, हैव एडमिटेड हिज गिल्ट इन हिज फर्स्ट स्टेटमेंट, मतलब वो जो अक्यूज्ड है वो अपने पहले स्टेटमेंट में गिल्ट को एडमिट कर लिया था, ठीक है, और अब वो उसको डिनाई कर रहा है, यही काम हो रहा है, काम यही हो रहा है। तो अक्यूज्ड नाउ फ्लैटली डिनाइज, व्हाट ही डिनाइज, ही डिनाइज दिस, अक्यूज्ड नाउ फ्लैटली डिनाइज दिस, ठीक है। तो हम ऐसा कहते हैं ना कि सिंस आई एम फुल आई नाउ डिनाई ईटिंग फूड, ठीक है, क्योंकि मेरा पेट भर चुका है इसलिए मैं डिनाई कर रही हूँ, क्या डिनाई कर रही हूँ, खाना खाना।
तो अब आई डिनाई ईटिंग फूड, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, आई डिनाई ईटिंग फूड। तो आई डिनाई के बाद ईटिंग फूड जो है वो हमारा पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, ईटिंग फूड, राइट। आई डिनाई ईटिंग फूड, तो बस वही चीज है, उसी में इसे ये एक सिंपल सेंटेंस है जिससे आपको समझ में आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आई डिनाई ईटिंग फूड मतलब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई डिनाई हैविंग एक्सपेंसिव ड्रेस, आई डिनाई हैविंग एक्सपेंसिव क्लोथ्स, आई डिनाई ईटिंग फूड। तो यहाँ पे क्या होता है, ING लगता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये चीज डिनाई कर रही हूँ, मैं ये डिनाई कर रही हूँ कि मेरे पास महंगे कपड़े हो, मैं ये डिनाई कर रही हूँ कि मुझे खाना खाना है, ठीक है। तो वही है, द अक्यूज्ड नाउ फ्लैटली डिनाइज हैविंग एडमिटेड हिज गिल्ट इन हिज फर्स्ट स्टेटमेंट। ये बस उसके कनेक्टेड पॉइंट्स है, ठीक है। जो अक्यूज है वो डिनाई कर रहा है, क्या डिनाई कर रहा है, हैविंग एडमिटेड हिज गिल्ट, अक्यूज्ड इज नॉट डिनाइंग हैविंग एडमिटेड हिज गिल्ट, राइट, ओके। यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा ये, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर ए। या मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे देखिए आपको प्रॉपर सीक्वेंस बताना है, ठीक है। सेंटेंस है, प्रॉपर सीक्वेंस बताना है। We went along the railway line and had right to go where other people not allowed to go, but daddy belonged to the railway, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें सबसे पहले क्या कनेक्ट हो रहा है वो फाइंड आउट करना है एक एक करके, ठीक है। तो we went along the railway line हो सकता है, we went where other people not allowed to go, या आगे देखते हैं, ठीक है। मतलब P भी हो सकता है, R भी हो सकता है, ठीक है। We went along the railway line, ठीक है। अगर ये होता है we went along the railway line, अगर सपोज दिस इज ओके, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, we went along the railway line, रेलवे लाइन के बाद ऐसा हो सकता है। हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें कि we went along the railway line where other people were not allowed to go, जहाँ पे बाकी लोगों का जाना नहीं था, बट डैडी बिलोंग टू द रेलवे एंड हैड अ राइट टू गो, ठीक है। थोड़ा मीनिंग भी अगर पकड़े, यहाँ पे बट लिखा हुआ है, अदर पीपल वेर नॉट अलाउड टू गो, लेकिन बट डैडी बिलोंग टू द रेलवे। अब डैडी के जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट के थे, इसीलिए डैडी के पास क्या होगा, इसीलिए डैडी के पास राइट होगा जाने का, इसीलिए क्योंकि डैडी रेलवे डिपार्टमेंट के थे, इसीलिए ही हैज द राइट टू गो। तो हम ऐसे कह सकते हैं, बट डैडी बिलोंग टू द रेलवे एंड हैड अ राइट टू गो, ये तो हमारा बन गया, मतलब QS ही होगा। तो यस, QS नहीं SQ होगा, SQ तो पक्का ही होगा, ठीक है, SQ होगा। तो SQ में हमारे पास B आ रहा है, हम ऐसे भी देख सकते हैं, राइट, और C आ रहा है, ठीक है। तो फिर देखिए we went along the railway line, ठीक है, पहले B ट्राई करते हैं, we went along the railway line where other people were not allowed to go, यहाँ पे where होगा, but daddy belonged to the railway and had a right to go, परफेक्ट है, बिल्कुल सही आ रहा है। हम रेलवे लाइन पे गए जहाँ पे बाकी लोगों का जाना अलाउड नहीं था, लेकिन डैडी हमारे रेलवे में थे, इसलिए उनको जाना अलाउड था, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम R वाला स्टेटमेंट चूज करते हैं, जो कि हमने पहले चूज किया था, वो क्या हो रहा है, we went where other people were not allowed to go, but daddy belong to the railway, yes, along the railway line। तो ये तो एकदम ये नहीं मैच कर रहा है, राइट। SQ के बाद P नहीं आ रहा है, Q के बाद P नहीं आ रहा है, had a right to go along the railway line, ये तो नहीं हो रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मीनिंग भी हम देखेंगे, तो मीनिंग हमारा यही में हो रहा है, तो पॉइंट नंबर B हमारा हो जाएगा आंसर, PRSQ, राइट, ओके। नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर, ठीक है। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, तो C has never approved of him working as a clerk। देखिए इसमें एक बार देखने से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, एकदम लग रहा है कि नो एरर ही होगा, राइट, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि है क्या। तो C has never approved of him working as a clerk, ठीक। यहाँ पे नो एरर अगर आप करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर B होगा। कैसे होगा अभी देखते हैं। C has never approved of सपोज क्या होता है, अगर हम ऐसा लिखते हैं सब कि C has never approved of him working as a clerk नहीं होगा, never approved of his working as a clerk, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, C has never
अप्रूव्ड, यहाँ पे भी वही चीज है, बाकी सारा ऑब्जेक्ट है। शी हैज नेवर अप्रूव्ड गोइंग टू अमेरिका, ठीक है, या फिर गोइंग टू लंदन, उसने लंदन जाना कभी अप्रूव नहीं किया। तो शी हैज नेवर अप्रूव्ड, उसने क्या अप्रूव नहीं किया, हिज वर्किंग एज अ कलर। शी हैज नेवर अप्रूव्ड हिज वर्किंग एज अ कलर, उसका कलर की तरह काम करना, ठीक है। क्या हमारा हिंदी मीनिंग क्या हो रहा है, उसका कलर की तरह काम करना इस लड़की ने कभी अप्रूव नहीं किया, इस लड़की ने कभी अप्रूव नहीं किया उसका कलर की तरह काम करना। तो उसका कलर की तरह काम करना, उसका कलर की तरह काम करना, तो उसका में क्या होगा, इट शुड बी हिज, इट शुड नॉट बी हिम, ठीक है। शी हैज नाउ, उसने अप्रूव नहीं किया अमेरिका जाना, उसने अप्रूव नहीं किया उसका कलर की तरह काम करना। ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट हो जा रहा है और यहाँ पर हिम नहीं होगा, यहाँ पर हिज होगा, ठीक है, राइट, ओके। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड एंटोनिम वर्चुअस, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्ड कुछ स्मॉल स्मॉल वर्ड से बने होते हैं जिससे हमें मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। जैसे वर्चुअस किससे बना है, वर्चुअस बना है वर्च्यू से, ठीक है। वर्च्यू मतलब क्या होता है, वर्च्यू मतलब मोरल्स, गुड मोरल्स, अच्छे थॉट, अच्छी आदतें, ठीक है। तो एंटोनिम्स का मतलब हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, वर्चुअस मतलब हो गया जिसके पास हाई वर्च्यू हो, हाई मोरल हो, जैसे कि नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। तो वो अगर कोई पर्सन स्मोक नहीं कर रहा है, ड्रिंक नहीं कर रहा है, ही रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स, तो हम कहेंगे ही इज हाईली वर्चुअस, ठीक है, कह सकते हैं। तो हमें इसका एंटोनिम फाइंड आउट करना है, एंटोनिम फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो विकेट, विकेट मतलब होता है क्या, लो मोरल, जो बहुत बदमाश है, घटिया विचार है जिसके, ठीक है, लो मोरल। तो हमें आंसर तो यहीं पे मिल गया, यहाँ पे विचार काफी ऊंचे विचार और यहाँ पे नीचे विचार, ठीक है, आंसर यहीं पे मिल गया। लेकिन आगे के ऑप्शंस में देखते हैं। करप्ट मतलब तो हमें पता ही है, ठीक है, बट करप्ट इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ वर्च्यू, करप्ट इज अ नेगेटिव वर्ड बट नॉट द ऑपोजिट ऑफ वर्च्यू। विशियस, ठीक है, विशियस मतलब क्या होता है, विशियस मतलब होता है क्रूअल, बहुत ज्यादा ब्रूटल, ठीक है, बहुत ज्यादा रथलेस, ठीक है, जानबूझ करके। विशियस में एक और चीज आता है कि जानबूझ के जब कोई बहुत ज्यादा बदमाश होता है, ठीक है, जानबूझकर कोई बहुत ज्यादा वायलेंट रथलेस एक्टिविटी कैरी आउट करता है, तो हम वहां पर विशियस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और स्कैंडलस मतलब क्या होता है, स्कैंडलस मतलब कि स्कैंडल, स्कैंडल से बना है स्कैंडलस। तो जब स्कैंडल होता है तो भी क्या होता है कि कुछ डिसग्रेसफुल एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो कि आपके रिस्पेक्ट को डाउन करती है, राइट। तो स्कैंडलस कोई स्कैंडलस एक्टिविटी मतलब कि कोई डिसऑनरेबल एक्टिविटी हुई है, कोई डिसरेप्यूटेबल एक्टिविटी हुई है, डिसग्रेसफुल, जिससे कि रिस्पेक्ट में कमी आई है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बस मोरल की बात आए तो विकेट मतलब एनी पर्सन विथ बैड मोरल्स या लो मोरल, तो बिल्कुल सही, वही यहाँ पर अप्रोप्रिएटली डायरेक्टली मैच हो रहा है, ठीक है, राइट, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सिम्फनी कंपोजर। तो जैसे सिम्फनी कंपोजर के बीच में जो रिलेशन है उसी रिलेशन को हमें फाइंड आउट करना है। तो सिम्फनी मतलब क्या होता है, सिम्फनी मतलब होता है कि कोई म्यूजिकल टोन, ठीक है, जैसे कि हैप्पी बर्थडे वाला टोन है, ठीक है, वो भी एक म्यूजिकल टोन है, राइट। तो वो क्या है, वो एक तरह का सिम्फनी हम उसे कह सकते हैं, कोई म्यूजिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो जो म्यूजिकल कंपोजर होता है, जो कंपोजर होता है वही सिम्फनी को कंपोज करता है, ठीक है। तो कंपोजर का कार्य है, कंपोजर का काम है सिम्फनी को कंपोज करना, ठीक है। बस हमें वही देखना है कि जो सेकेंड पार्ट है वो उसका कार्य फर्स्ट पार्ट होना चाहिए। इस तरह से आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है, दोनों में क्या रिलेशन है वही यहाँ पे फिट होना चाहिए। तो म्यूजिक लियोनार्डो, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर म्यूजिशियन होता तो हम आगे सोचते, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। एप्रिसिएशन आर्ट, नहीं बिल्कुल नहीं, एप्रिसिएशन का कार्य नहीं है आर्ट, बिल्कुल भी नहीं है। पैलेट कलर्स नहीं, पैलेट क्या होता है, पैलेट एक तरह का बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है, तो पैलेट कलर्स नहीं, ये भी नहीं है। पेंटर, देखिए पेंटर जो है वो, पेंटर का एक कंपोजिशन है फ्रेस्को। फ्रेस्को क्या होती है, फ्रेस्को एक तरह की पेंटिंग होती है, सिम्फनी एक तरह की धुन होती है, फ्रेस्को भी एक तरह की पेंटिंग होती है, जो किसका कार्य होता है, उसको बनाना पेंटर का काम होता है। तो देखिए इन दोनों में कितना अच्छा डायरेक्ट रिलेशन है और इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर बी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देखिए ईडियम है टू पुट अ गुड फेस ऑन। तो टू पुट अ गुड फेस ऑन का मतलब क्या हुआ कि टू बियर अप करेजियसली,
मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ स्माइल ग्रेसियसली नहीं होगा, टू बी लकी इन बिजनेस नहीं होगा, टू पुट अ गुड फेस ऑन मतलब कि एडवर्सरी की सिचुएशन में भी, मतलब है ना, आपके फैमिली में कुछ ठीक नहीं है या फिर यू हैव एनी ट्रबल और समथिंग, लेकिन आप स्माइल कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं जो भी होगा हम हम हिम्मत से सामना करेंगे, दैट इज व्हाट इज टू पुट अ गुड फेस। आप कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो कि ऑल्दो माय मदर वाज इल, जब मेरी माँ बीमार थी, ऑल्दो माय मदर वाज इल but she tried to put a good face. My mother tried to put a good face although her health was deteriorating. ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं कि हेल्थ बुरा हो रहा था लेकिन उसने फिर भी उसने हिम्मत रखी कि नहीं हम ठीक है, हम ठीक हो जाएंगे। दैट इज टू पुट अ गुड फेस ऑन। ठीक है, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस बनाना है। तो एक सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इट इज इजी टू यूज, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट का आपको बताना है कि आगे क्या होगा। तो बट इट इज हार्ड इन अ बॉय ऑफ 14 द मिस्टेक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल फॉल्ट्स। क्या होगा? ठीक, हाँ, तो देखिए, तो इट इज इजी टू एक्सक्यूज, इसके बाद हम ये लिख सकते हैं बट इट इज हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम पी भी कर सकते हैं, बट इट इज हार्ड। फिर नेक्स्ट देखिए, बट इट इज हार्ड, इजी टू, तो हार्ड के बाद टू आना चाहिए। इट इज इजी टू प्ले बट हार्ड टू स्टडी। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हार्ड टू टॉलरेट, तो पी के बाद ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब सेंटेंस करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि बट इट इज हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल फॉल्ट्स। ठीक है, अनअवॉइडेबल फॉल्ट्स किसका? ठीक है, टॉलरेट करना मुश्किल है अनअवॉइडेबल फॉल्ट्स किसका? तो द मिस्टेक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड तो सेट नहीं हो रहा है, इन अ बॉय ऑफ 14, इन अ बॉय ऑफ 14 सेट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो पी एस के बाद क्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? पी हो गया, एस हो गया, उसके बाद क्यू आ रहा है। ठीक है, तो अब क्यू आ रहा है, बचा आर। आर तो कहीं सेट हो नहीं रहा। बट इट इज हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल फॉल्ट्स इन अ बॉय ऑफ 14, मतलब कि 14 साल के लड़के में भी कुछ गलतियों को टॉलरेट करना मुश्किल है, लेकिन इट इज इजी टू एक्सक्यूज द मिस्टेक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो आर सबसे पहले हो जाएगा। मीनिंग कैसे निकल रहा है कि छोटे बच्चे की शरारते को एक्सक्यूज करना, माफ करना इजी होता है, लेकिन मुश्किल होता है कि 14 साल के लड़के को टॉलरेट करना। ठीक है, तो इट इज हार्ड टू PS, हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल फॉल्ट्स इन अ बॉय ऑफ 14। यहाँ पे देखिए इन का कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, इन, अब यहाँ पे ऑन नहीं होगा, यहाँ पर इन होगा। ठीक है, इन अ बॉय ऑफ 14। तो हमें इस तरीके से RPSQ अपना आंसर मिल गया एंड इट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट, ओके। नाउ देखिए ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिल इन द वर्ड, फिल विथ करेक्ट वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए। The principle that it must be left to the COC to formulate a resolution plan and also decide the amount that has to be paid to unsecured creditors dash merit। ठीक, देखिए ऐसे सेंटेंस में क्या होता है ना कि जो अननेसेसरी चीजें होती है उस पर आपको ध्यान नहीं देना, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। अब देखिए पहली जगह क्या आएगा, पहली जगह हैव या हैज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस तो है नहीं। ठीक है, आपको ध्यान किस में देना है, हैव और हैज के यूज में। तो क्या कह रहे हैं, एक्चुअली इट इज द प्रिंसिपल हैज मेरिट। बट देखिए एक्चुअली ये बस आपको यहाँ से यहाँ तक ना, बस आपको क्या कहने के लिए दिया, आपको बस टेंशन देने के लिए दिया है। ठीक है, इन सब का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कि ये प्रिंसिपल की, देखिए प्रिंसिपल के पास मेरिट होना चाहिए। ये प्रिंसिपल, द principle that it must be left to this and that resolution plan and also decide the amount that has to be paid to unsecured creditors has merit। मतलब हम यहाँ बोलेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पे सिंपली आपका सेंटेंस आप ऐसे भी लिख सकते हो, द प्रिंसिपल हैज मेरिट और द प्रिंसिपल हैव मेरिट। क्या होगा, इस सेंटेंस के लिए जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो प्रिंसिपल है। ठीक है, और यहाँ पे द प्रिंसिपल that it must be left there, or that it must be left to the COC and that it must decide the amount that has to be paid to the unsecured creditors। ये बस इसको एक्सटेंड कर रहा है,
ये बस इसको एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन आपको लिखना क्या है, द प्रिंसिपल हैज मेरिट और द प्रिंसिपल हैव मेरिट। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको डिसाइड करना है, राइट। ये बस इसी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमें उससे मतलब नहीं है ना, हमें उससे मतलब है कि प्रिंसिपल के वर्ड में हम हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल हैज मेरिट। ठीक है, प्रिंसिपल हैज मेरिट। अगर ऐसा रहता, द सिंपल, अगर क्वेश्चन ऐसा ही स्टार्ट होता, द अनसिक्योर क्रेडिटर्स डैश मेरिट, तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स हैव मेरिट हो जाता है यहाँ पर। तो आपको वहां पे ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्या गलती नहीं करनी है कि अगर द प्रिंसिपल और यहाँ पे प्रिंसिपल के बारे में कुछ डिसाइड, कुछ लिखा गया है, तो वो एंड हो रहा है, वो इसके दैट कुछ अमाउंट, प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल ये है कि हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कुछ अमाउंट पे कर दें, इस प्रिंसिपल के पास मेरिट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे देख करके हैव नहीं लिख देना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करें। ठीक, तो द प्रिंसिपल हैज मेरिट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैव मेरिट, आप बस आधा सेंटेंस पढ़ के यहाँ पे हैव मेरिट नहीं लिखेंगे, गलती हो जाएगी। ठीक, फिर देखिए, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, लॉ मेकिंग इज द डैश ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब अगर वैसे पैराग्राफ आए तो सेंटेंस को छोटा छोटा पार्ट में कीजिए। ठीक है, द लॉ मेकिंग इज द डैश ऑफ पार्लियामेंट एंड बैंक्रप्सी कोर्ट्स मस्ट स्टॉप एक्टिंग ऑन देयर ओन टू चेंज डैश इन द कोड। तो हमें कोड में क्या चेंज, हमें वन सेकेंड, लॉ मेकिंग इज द डैश ऑफ पार्लियामेंट। तो लॉ मेकिंग क्या होगा, प्रेरोगेटिव, हैज होगा हमारा आंसर, या तो बी होगा या तो डी होगा। ठीक है, उसके बाद है इम्प्लॉजिबल और प्रेरोगेटिव। इम्प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है, इम्प्लॉजिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल, कोई चीज जो कि करना मुश्किल है। प्लॉजिबल मतलब इजी, आसान हो सकता है, और इम्प्लॉजिबल मतलब मुश्किल, जो होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो लॉ मेकिंग इज द इम्प्लॉजिबल ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा तो सेट नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, बट प्रेरोगेटिव। ठीक है, प्रेरोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रेरोगेटिव मतलब प्रिविलेज टू अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, प्रेरोगेटिव जो ही हैज प्रेरोगेटिव राइट्स व्हिच अदर्स हैव नॉट, मतलब कि अपने पोजीशन की वजह से, जो किसी कंपनी का सीईओ होता है उसके पास कुछ राइट होती है जो कि बाकी लोगों के पास नहीं होती, तो हम कह सकते हैं द सीईओ हैज प्रेरोगेटिव राइट। ठीक है, तो वही लॉ मेकिंग इज द प्रेरोगेटिव ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट का ये एक तरह का राइट है, प्रेरोगेटिव एक प्रिविलेज है। प्रेरोगेटिव ऑफ लॉ मेकिंग इज द प्रिविलेज राइट ऑफ पार्लियामेंट एंड bankruptcy court must stop acting on their own to change provision in the code। ठीक है, हमें क्या नहीं करना है, हमें कोड के प्रोविजन में चेंज नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें कोड के प्रोविजन में चेंज नहीं करना है। एग्जॉर्बिटेंट मतलब क्या होता है, एग्जॉर्बिटेंट मतलब एक्सट्रीमली हाई, द प्राइसेस वर एग्जॉर्बिटेंट। ठीक है, हम ऐसा कहते हैं कि इन द सेल द प्राइसेस वर एग्जॉर्बिटेंट, मतलब बहुत ज्यादा प्राइसेस बहुत ऊंचे थे। तो टू चेंज एग्जॉर्बिटेंट इन द कोड, ये बिल्कुल सेट ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे नाउन होना चाहिए, हमें क्या कोड में चेंज नहीं करना है, तो हमें कोड में प्रोविजन को चेंज नहीं करना है। ये एग्जॉर्बिटेंट एक तरह का एडजेक्टिव हो गया, तो वो तो यहाँ पे सेट नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे तो हमें प्रॉपर एक नाउन चाहिए, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर डी। आई होप इट इज क्लियर। ओके, राइट। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, चेंज दी वॉइस। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें वॉइस को चेंज करना है। ठीक, तो यू कैन प्ले विद दिस किटन सेफली। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि आप जो है वो बिल्ली के साथ आराम से खेल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होते हैं, उसको हम V3 में चेंज करते हैं, राइट। हम वैसे ही चेंज करते हैं, तो प्ले को हम V3 में चेंज करेंगे, तो कैन प्ले है तो कैन बी प्लेड होगा। ठीक है, बिल्कुल सही सब में है। तो दीज किटन्स कैन बी प्लेड क्वाइट सेफली, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दीज किटन्स कैन बी प्लेड क्वाइट सेफली, और यहाँ पे फिर जो भी रहता है हमें लगाना पड़ता है अगर कुछ ऐसा प्रोपोजिशन हो तो, पर यहाँ पे हम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल हो जा रहा है। मीनिंग हमारा ऐसे ही क्लियर हो जा रहा है कि दीज किटन्स कैन बी प्लेड विथ क्वाइट सेफली। एक मिनट, वन सेकेंड, हाँ, या सो what we have, you can play with these kittens quite safely, तो these kittens can be played with। ठीक है, मेन वर्ब को हमने V3 में चेंज कर लिया, these kittens can be played with quite safely। पॉइंट नंबर डी हो गया हमारा आंसर।
ठीक है। पॉइंट नंबर ए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? दीज किटन्स कैन बी प्लेड विथ क्वाइट सेफली। यहाँ पर बी नहीं है इसीलिए नहीं होगा, बी होना चाहिए इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और दिस किटन्स कैन बी प्लेड विथ यू क्वाइट सेफली, यहाँ पर यू नहीं है। तो आप पूछोगे यू क्यों नहीं है? तो क्योंकि यहाँ पर हम एक तरह का जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। यू कैन प्ले विद दिस किटन्स क्वाइट सेफली, मतलब हम किटन के बारे में बता रहे हैं कि ये जो किटन है इसके साथ कोई भी पर्सन आराम से खेल सकता है, आप भी खेल सकते हो, कोई भी आराम से खेल सकता है, इसलिए आप भी खेल सकते हो इस किटन्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि आप में कोई प्रॉपर्टी है जिसके कारण ही बिल्ली आपके साथ खेलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये किटन्स जो है वो जनरली किसी के साथ भी अच्छे से खेलती हैं, इसीलिए these kittens can be played with quite safely will be our answer. Okay, right? Next, moving to question number 17. You should open the wine about 3 hours before you use it. ठीक है, इसमें भी हमें वॉइस को चेंज करना है, वॉइस को चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? हम इससे पहले V3 में चेंज करेंगे। तो you should open the wine. तो wine should be opened, right? Wine should be opened. इतना तो होगा ही होगा। अब उसके बाद देखिए wine should be opened तो सब में है, ठीक है। अब देखिए क्या है, wine should be opened about 3 hours before you use it. तो before you use it, तो about 3 hours भी हम आराम से वैसे यूज करेंगे। तो wine should be opened about 3 hours, यहाँ तक है। मेन खेल किसमें है? इसमें। तो before you use it नहीं होगा, इसे भी हमें चेंज करना होगा पैसिव में, ठीक है। तो before it is used, इसे यूज कर वाइन को 3 घंटे पहले खोला जाना चाहिए, before it is used, नॉट बिफोर यू यूज्ड इट। इसके बाद भी अगर कोई सेकेंड सेंटेंस है आप उसे भी कन्वर्ट करोगे पैसिव में, ठीक है। तो बिफोर इट इज यूज्ड, बिफोर यूज नहीं होगा, बिफोर यूज नहीं होगा, ठीक है। और बाय यू हम नहीं करते बार बार, ठीक है। बाय यू, यू शुड ओपन, वाइन शुड बी ओपन 3 hours। यहाँ पे भी पहले भी हमने देखा था यू था और यहाँ पे भी यू था। तो कोई जनरल स्टेटमेंट है, कोई भी पर्सन वाइन को अगर ओपन करे तो 3 घंटे पहले ओपन करे, तो वहां पर बाय यू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वाइन शुड बी ओपन अबाउट 3 hours बिफोर इट इज यूज्ड। इसे भी हम पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे, V3 इसे V3 में यूज करेंगे बिफोर इट इज यूज्ड, राइट? क्लियर? ओके, राइट। पॉइंट नंबर डी विल बी आवर आंसर। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18. He exclaimed with joy that India had won the Sahara Cup. उसने खुशी खुशी बोला कि इंडिया ने सहारा कप जीत लिया है, ठीक है। उसने कैसे बोला? खुशी खुशी बोला। तो देखिए, अब खुशी खुशी बोला इसे हम कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर ये ऑलरेडी पैसिव में है, ठीक है। तो खुशी खुशी, he said India has won the Sahara Cup, इसमें खुशी खुशी दिख तो नहीं रही है, वो किसी भी तरीके से बोल सकता है। He has won the Sahara Cup, नहीं दिख रहा है खुशी इसमें भी। how से भी खुशी नहीं दिख रही। हुर्रा, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हाँ, he said हुर्रा इंडिया हैज वॉन द सहारा कप। तो हमें इससे पता चल रहा है कि हाँ उसने खुशी खुशी बोला है, उसने खुशी खुशी बोला है। ये किससे पता चल रहा है? हुर्रा से पता चल रहा है। तो जब हम पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर हम हुर्रा या फिर यहाँ पे अगर रहते कि ओ नो इंडिया हैज लॉस्ट द सहारा कप, अगर ऐसा रहता तो ओ नो को हम एक्सप्रेस करते कि he exclaimed with sorrow that India had lost the Sahara Cup, ठीक है। तो और अगर ये सिंपल स्टेटमेंट रहता तो हम क्या कहते? he said that या फिर he told that India had won the Sahara Cup, हम ऐसा कहते he told India has won the Sahara Cup। कोई सिंपल था, ठीक है। लेकिन he exclaimed, जहां पे भी एक्सक्लेमेशन रहेगा वहां पर हम exclaimed करेंगे और exclaimed के साथ हम with लगाएंगे, ये पक्का है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कुछ नया आ जाएगा, ठीक है। He exclaimed with, या तो जॉय या तो सॉरो या फिर जो भी इमोशन होगा वो, मोस्टली जॉय या सॉरो ही रहता है, ठीक है। सॉरो का यहाँ पर कुछ ओ नो, अलास, ऐसा कुछ भी रहेगा तो आप सॉरो लगाएंगे, ठीक है, राइट। तो he said उर्रा इंडिया हैज won the world Sahara Cup. He exclaimed with joy that India had won, ठीक है, क्योंकि वो बोल चुका है, ठीक है। तो ये एक्सक्लेम जो है वो बोला कि इंडिया हैड वॉन द सहारा कप। तो ये क्योंकि ये इवेंट हो चुका है इसीलिए इंडिया हैड वॉन द सहारा कप, इसे भी हम पास्ट में चेंज करेंगे, ठीक है, राइट। पॉइंट नंबर डी विल बी आवर आंसर, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इनकरेक्ट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट? अच्छा देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, सॉरी, प्रिजर्वेरेंस का मतलब तो आपको पता ही है, प्रिजर्वेशन, सॉरी,
परसिवरेंस है ये। तो परसिवरेंस का मतलब क्या होता है, मतलब लगे रहना, डटे रहना, धैर्य, ठीक है। मुश्किलें आए लेकिन छोड़ना नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ मेहनत करते रहना, दैट इज व्हाट इज परसिवरेंस, ठीक है। तो परसिवरेंस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। परसिवरेंस की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, पर और उसके बाद सेवरेंस, सेवरेंस, ठीक है, दिस यू शुड नो। उसके बाद इनडेफिनिट, इनडेफिनिट की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ट्रियम्फ, ट्रियम्फ मतलब क्या होता है, ट्रियम्फ मतलब होता है जीत, ठीक है, जीत। या कि दे वर ट्रियम्फेंट, हम कहते हैं ना, दे आर ट्रियम्फेंट इन क्रिकेट, मतलब क्रिकेट में तो वो हमेशा जीतते हैं, उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, दे आर ट्रियम्फेंट इन क्रिकेट, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। ट्रियम्फ इज अ वर्ब और ट्रियम्फेंट क्या हो जाएगा, दे आर ट्रियम्फेंट इन क्रिकेट, तो वो नाउन हो जाएगा वहां पर, ठीक है। एंड देन रिट्राइव, रिट्राइव का स्पेलिंग क्या होगा, RETRIEVE, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गलत है, यहाँ पे IE होगा और यहाँ पर EI लिखा हुआ है। और रिट्राइव मतलब क्या होता है, रिट्राइव मतलब टू गेट बैक, हम कहते हैं ना कि रिट्राइव द डेटा, मतलब जो डेटा मेरा लॉस्ट हो चुका था, रिट्राइव माई लॉस्ट डेटा, तो गेट मी बैक माई लॉस्ट डेटा, तो वो होता है गेट बैक, ठीक है, दैट इज रिट्राइव। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। अब देखिए हाईलाइटेड वर्ड का मीनिंग हमें बताना है। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक चीज है, हिज प्रोडिगल सन वाज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ ट्रबल टू हिम, उसका जो बेटा था वो क्या था, प्रोडिगल था, और इसीलिए उसके कारण उसको बहुत दिक्कत होती थी। तो एक्चुअली प्रोडिगल मतलब क्या होता है, प्रोडिगल मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट होगा यहाँ पर हमारा आंसर, बैड हैबिट नहीं। प्रोडिगल मतलब होता है कि कोई जो है वो बहुत ज्यादा खर्चा करे, ठीक है, स्पेंडिंग मनी वेस्टफुली, प्लेंटीफुल, शो ऑफ, जिसकी जरूरत नहीं हो उससे ज्यादा शो करे, उससे ज्यादा खर्चा करे, ठीक है, उससे ज्यादा वो बहाए, ठीक है, बस मतलब कुछ चीज वेस्ट हो रही है जिसकी जरूरत नहीं है, वो हो जाता है प्रोडिगल। और वो वेस्ट हो रही है किस लिए, शो ऑफ के लिए, वेस्ट किस लिए हो रही है, शो ऑफ के लिए, एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। प्रोडिगल का कैसे भी यूज कर सकते हो, देखिए एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में बना रही हूँ प्रोडिगल का, ठीक है। देखिए क्या है, द स्वीट्स, स्वीट्स वेर प्रोडिगल विथ क्रीम, या फिर डिजर्ट हम कह सकते हैं, स्वीट और डेजर्ट, जो हमारी मिठाइयां थी, जो हमारा डेजर्ट था वो क्रीम से भरा पड़ा था, मतलब क्रीम से इतना भरा हुआ था कि मतलब बह रहा था वो, मतलब इट वॉज वेरी वेल फिल्ड विथ क्रीम, जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम एक तरह से शो ऑफ कर रहे हैं कि हमारे डेजर्ट इतने अच्छे थे कि उसमें भर भर के क्रीम था, ठीक है। तो वही है, तो प्रोडिगल मतलब एक्स्ट्रावेगेंट, तो उसका सन बहुत एक्स्ट्रावेगेंट था। और यहाँ पे प्रोडिगल का मतलब कैसे हो रहा है कि वेस्टिंग मनी, इस तरह से यूज हो रहा है यहाँ पर, कि उसके ट्रबल का कारण था, मतलब वो जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहा था, ठीक है। समझ में आ रहा है। एक और वर्ड होता है जिससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, वो वर्ड क्या होता है, प्रोडिजी, प्रोडिजी। तो प्रोडिजी का मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है, प्रोडिजी मतलब क्या होता है, जीनियस, प्रोडिजी का मतलब क्या होता है, जीनियस। कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा होता है, कोई किड होता है, वो इसरो के किसी प्रोग्राम में मान लीजिए उसका सिलेक्शन हो गया, इसरो या फिर नासा के किसी प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया, तो हम क्या कहते हैं, दैट किड इज अ चाइल्ड प्रोडिजी, द किड इज अ चाइल्ड प्रोडिजी, कि उसका इसरो या नासा में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। या फिर अगर इसका किसी किड का IQ बहुत ज्यादा हाई है, तो द किड इज अ चाइल्ड प्रोडिजी, मतलब चाइल्ड जीनियस है वो, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड जो है वो दोनों अलग अलग हैं, ये इस ऐसे नहीं बना है, ठीक है, ये आपको, ये दोनों एक ही वर्ड से नहीं बने हैं, दोनों अलग अलग वर्ड है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, राइट, ओके। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। अब गवर्नमेंट का एब्सेंस को हम क्या कहते हैं, तो गवर्नमेंट के एब्सेंस को हम लोग एनार्की कहते हैं, ठीक है। एनार्की मतलब कि अगर गवर्नमेंट नहीं है तो उसके कारण जो डिसऑर्डरनेस होती है, ठीक है, कि पूरा जो हमारा स्टेट है वो उसमें तहस नहस हो जाता है, ऑर्डर कौन किसको पास करेगा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, केओस हो जाता है, दैट इज व्हाट इज एनार्की, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी किसको कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी हम कहते हैं अगर कोई हाईएस्ट क्लास ऑफ सोसाइटी, किसी सोसाइटी के जो सबसे ऊंचे लोग होते हैं, ठीक है, बहुत जिनका लेवल बहुत हाई होता है, उनको हम क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेट, और उनके स्टाइल को क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, राइट।
ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी तो आपको पता है, हम कहते हैं ना हमारा पास्ट में मुगल्स वेर ऑटोक्रेटिक रूलर, मतलब जो लोगों पे शासन करे, जो ऑटोक्रेसी मतलब कि लोगों पे बिल्कुल शासन करें और लोगों को स्लेव समझे, खुद को राजा समझे, तो उस तरह के राजा को हम क्या कहते थे, ऑटोक्रेटिक रूलर। ठीक है, उसके बाद ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब अपने अपने अपना अपना इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मतलब हर किसी के पास अपनी अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, राइट, हम ऐसा कहते हैं, तो वो हो गया ऑटोनॉमी। ठीक है, तो ये सबका मतलब क्या है कि बहुत सारे वर्ड्स देखिए, ऑटो एरिस्टोक्रेसी, एनार्की, एक होता है मोनार्की, तो वर्ड्स का आपको पता होना चाहिए कि कैसे कहाँ रिलेटेड है। ठीक है, मोनार्की जहाँ पे, जो मोनार्की क्या होता है, मोनार्की जहाँ पर जो राजा के बच्चे होते हैं वही फिर अगली बार राजा बनते हैं। ठीक है, तो वो होता है मोनार्की। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 22, स्पॉट विच फ्रेज हैज एरर। अब आपको बताना है इसमें कौन से फ्रेज में गलती है। तो सी वाज टोल्ड टू गिव द अवार्ड टू हूसोएवर। देखिए हूसोएवर थोड़ा अनकॉमन है, उसके बाद क्या होता है, हाउसोएवर आता है, व्हाटसोएवर आता है, तो ये सब का ना थोड़ा सा अगर कभी आ जाए यूज, तो एग्जाम में आ जाए, तो यू शुड नॉट लीव दैट क्वेश्चन, वो छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, समझिए हूसोएवर क्या होता है, मतलब जो भी, व्हाटसोएवर, हाउसोएवर मतलब जैसे भी। ठीक है, तो भाई, तो देखिए एक बार मैं इस क्वेश्चन से हम समझेंगे हूसोएवर को कैसे यूज करना है। शी वाज टोल्ड टू गिव द अवार्ड टू हूसोएवर शी थॉट हैज डन मोस्ट फॉर द डाउनट्रॉडन। तो शी वाज टोल्ड, उसको बोला गया था कि अवार्ड दे दो, अवार्ड दे दो, किसको देना है अवार्ड, टू, तो देखिए, तो शी वाज टोल्ड टू गिव अवार्ड टू एनी पर्सन, हम कह सकते हैं शी वाज टोल्ड टू गिव अवार्ड टू राम, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी पर्सन के बदले ये पूरा एक फ्रेज यूज किया गया है। ठीक है, पर्सन के बदले हूसोएवर मतलब जो भी पर्सन, हूसोएवर जो भी इंसान। ठीक है, ये होता है इस वर्ड का मतलब। तो शी वाज टोल्ड टू गिव अवार्ड टू जो भी पर्सन शी थॉट हैज डन मोस्ट फॉर द डाउनट्रॉडन। तो देखिए, तो जो भी पर्सन था, ठीक है, XYZ, उसने डाउनट्रॉडन के लिए जिसने सबसे ज्यादा मदद की है उसको अवार्ड मिलना चाहिए। तो ऑलरेडी वो मदद कर चुका है, तो she should give the award she thought had done for most of the downtrodden। ठीक है, जो पर्सन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेहनत डाउन ट्रॉडन लोगों के लिए कर चुका है। डाउन ट्रॉडन मतलब पुअर, डेस्टिट्यूट, गरीब। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यस, व्हाट विल बी आवर आंसर, देखिए she was told to give the award to whoever she thought had done, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कुछ गरीबों के लिए कर चुका था, अवार्ड उसे अवार्ड देना था। ठीक है, she was told कि उसे बोला गया था कि तुम अवार्ड उसको दो जो गरीबों के लिए बहुत कुछ किया था। ठीक है, she thought had done most of the this event has already occurred, वो पर्सन ऑलरेडी हेल्प कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, had done, हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर सी। ठीक है, ओके। हाउसएवर अगर रहेगा तो हाउसएवर हार्ड द वर्क में बी प्लीज कंप्लीटेड, मतलब जितना भी काम मुश्किल हो आप उसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो हाउसएवर, व्हाटसोएवर, इस तरह का भी अगर वर्ड आता है तो यू हैव टू जस्ट रीड इट एंड सॉल्व इट। ठीक है, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। हाउसएवर पॉसिबल जस्ट कंप्लीट द वर्क, हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे भी पॉसिबल हो काम खत्म करो बस। हाउसएवर पॉसिबल कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से व्हाटसएवर का भी, हुसएवर का भी, हाउसएवर का भी आप बना सकते हो सेंटेंस और सॉल्व कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, एक सेट ऑफ वर्ड दिया हुआ है जिससे आपको फिल करना है। तो देखिए, इन दिस रियल टाइम सैटेलाइट इमेजेस फॉर वेदर फॉरकास्ट साइट विंडो यू कैन एक्चुअली सी द डैश ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वेदर फॉरकास्ट है तो उसमें यू कैन एक्चुअली सी द डैश ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप क्या देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ कॉन्सेंट्रेशन देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव देखोगे, रेक्टिफाई तो नहीं देखोगे, कुछ नाउन होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन ही होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर ए या डी होगा। तो जब सेट ऑफ वर्ड्स आए ना तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। तो उससे क्या होता है कि बाकी के इन सबसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आपको पता रहेगा कि या तो ये होगा, चलो ये होगा। तो हमें क्या कहने को कहा जा रहा है, हमें कहने को कहा जा रहा है कि
you can actually see the concentration of carbon dioxide in the satellite images. ठीक है, okay, final, next. As of Wednesday, there are 94 fires burning dash protected areas in both the states. अब सेंटेंस समझिए, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज को ड्रॉप कीजिए, ठीक है. There were 94 fires burning dash protected areas. Burning inside protected areas या burning embroil protected areas. Burning inside protected areas. प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर. एम्ब्रॉयल क्या है? एम्ब्रॉयल एक तरह का वर्ब होता है और एम्ब्रॉयल मतलब होता है इन्वॉल्व करना. इन्वॉल्व करना आर्ग्यूमेंट में, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व करना. तो उसका मतलब यहाँ पे तो इस चीज का तो कोई यहाँ पे मीनिंग ही नहीं है. मीनिंग है क्या? बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है. इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस बस देखने में टफ लगेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा. तो एज ऑफ वेडनेसडे देयर वर 94 फायर्स बर्निंग इनसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज. ठीक है, 94 आवर्स प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर जल रहे थे, बर्न कर रहे थे इन द स्टेट्स ऑफ अमेजन एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो कंसंट्रेशन ठीक है, इनसाइड ठीक है, बाय भी हम लोग चेक कर लेते हैं बाय हो रहा है कि नहीं. अकॉर्डिंग टू INPE 3 states and 7 national areas are currently affected by the fires. Something is affected by the fire होगा. ठीक है, तो जो 7 national areas हैं they are currently affected by the fires. बिल्कुल सही है हमारा आंसर, पॉइंट नंबर डी. ठीक है, राइट, क्लियर, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. टू स्मेल अ रैट. टू स्मेल अ रैट बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है. इसका मतलब बस यही होता है दाल में कुछ काला. टू स्मेल अ रैट मतलब कि वहां कुछ ऐसा लगना कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ मतलब फाउल प्ले हो रहा है, कहीं तो कुछ दाल में काला है. कभी कभी क्या लगता है कि पूरी दाल ही काली है लगता है. जब ज्यादा गड़बड़ होती है तो हम ऐसे कहते हैं. तो बस वही चीज है, टू स्मेल अ रैट मतलब टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग. कहीं कुछ गड़बड़ है, किसी ने कुछ पक्का गड़बड़ किया है, कहीं कुछ इधर का उधर है. तो इस तरह का जो दिमाग में आती है ना चीजें, तो उसे कहते हैं टू स्मेल अ रैट. आई एम स्मेलिंग अ रैट. ठीक है, तो मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं ने किसी ने कुछ इधर उधर किया है. ठीक है, दैट इज व्हाट इज दिस पॉइंट नंबर सी. बाकी ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है. ठीक है, राइट, ओके. फाउल डीलिंग मतलब क्या होता है? डीलिंग्स मतलब फाउल मतलब यहाँ पे फाउल का मतलब वो नहीं होगा जिसका लिटरल मीनिंग होता है. मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ सा है. टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स मतलब कुछ ऐसा डील जिसमें कि कुछ मिस्टेक हो, कुछ ऊंच नीच हो, कुछ 3-5 हो, तो वो सारी चीजें का मीनिंग हो रहा है यहाँ पर फाउल. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. स्पॉट विच फ्रेज है एरर. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि गड़बड़ है कहाँ. ठीक है, सबसे ज्यादा मुश्किल होती है एरर को स्पॉट करने में, क्योंकि हमें दिखता ही नहीं है. ठीक है, दिखने के लिए क्या होना चाहिए? थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए. ठीक है, तो स्पॉट विच फ्रेज हैज एरर. शी इज 5 years, ये दोनों में तो नहीं है. सी इज 5 years सीनियर देन मी, नो एरर. हर कोई नो एरर टिक मार्क करके आएगा, बट वहां गलत हो जाएगा. -0.25 हो जाएंगे आपके. यहाँ पर गलती, यहाँ पे हो जाएगा सीनियर देन मी. देखिए ये यहाँ पे गड़बड़, गड़बड़ का है यहाँ पे गड़बड़. सी इज 5 years सीनियर टू मी, क्या होगा? सीनियर टू मी. देखिए ये सेंटेंस पढ़िए, ये सेंटेंस पढ़िए, सीनियर टू मी. देखिए अगर यहाँ पे सीनियर की जगह, ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला है, इंफीरियर होता. सी इज इंफीरियर टू मी, सी इज सुपीरियर टू मी, सी इज सीनियर टू मी, सी इज एल्डर टू मी, सी इज एल्डर टू मी. इन सब में हम टू यूज करेंगे. ठीक है, इन सब में क्या यूज करेंगे? सीनियर टू मी, इंफीरियर टू मी, सुपीरियर टू मी, एल्डर टू मी, मिक्स में हम टू यूज करेंगे. और यहाँ जहाँ पे ओल्डर आता है, ओल्डर आता है या फिर यंगर आता है, ओल्डर आया या फिर यंगर आया, तो हम क्या यूज करेंगे? देन यूज करेंगे. 1 सेकेंड, तो हम देन यूज करेंगे. ठीक है, शी इज यंगर देन मी, करेक्ट होता. शी इज ओल्डर देन मी, करेक्ट होता. ठीक है, यंग और ओल्ड में ही बस हम देन यूज करते हैं. ठीक है, ओल्ड और यंग में ही. ठीक है, याद हो गया. सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एल्डर, इस सब में हम टू यूज करते हैं. ठीक है, सी इज इंफीरियर टू मी, सुपीरियर टू मी, एल्डर टू मी, यहाँ पे ऐसे होगा. ठीक है, तो जस्ट नोट इट डाउन और थोड़ा प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा. यंग, ओल्ड, यहाँ पे जो रिलेशन होता है ना, यहाँ पे ये रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन जो होता है एज का, ओल्ड और यंग, उसमें हम देन यूज करते हैं. और सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एल्डर, उसमें हम टू यूज करते हैं. ठीक है, राइट. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द करेक्ट एंटोनिम। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंटोनिम फॉर द हाईलाइटेड वर्ड। ठीक है, द वाइज से दैट लाइफ इज मेंट नॉट ओनली merely to accumulate wealth but for self realization। देखिए, जो वाइज इंसान है, जो लोग साधु संत महात्मा है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो जीवन है वो बस धन इकट्ठा करने के लिए नहीं है। जीवन बस धन को इकट्ठा करने के लिए नहीं है, लेकिन खुद को पहचानने के लिए भी है। आप खुद को पहचानो, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। जीवन एक्चुअली उस मजा उसी में है। ठीक है, बस धन को इकट्ठा करने में मजा नहीं है। ठीक है, बस वही काम नहीं है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम धन को इकट्ठा कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है? इसका एंटोनिम फाइंड आउट करना है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? मतलब धन को इकट्ठा नहीं करना। धन को इकट्ठा नहीं करना मतलब, जबकि धन को स्कैटर कर देना, धन को स्कैटर कर देना, छितरा देना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? स्कैटर। अपोजिट क्या हो जाएगा? स्कैटर। अमास मतलब भी क्या होता है? इकट्ठा करना होता है। प्रोड्यूस करना तो पता ही है, गैदर करना भी इकट्ठा करना होता है। अपोजिट क्या हो जाएगा? स्कैटर। ठीक है, राइट, ओके। नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27। यस, दो ही डायल फ्रीक्वेंटली। यहाँ पे भी क्या करना है? यहाँ पे भी हमें प्रॉपर सीक्वेंस बताना है। ठीक है, तो ऑल्दो ही डायल फ्रीक्वेंटली, वो बार बार डायल कर रहा था। तो इसमें देखिए, ब्रोकन पहले अगर आपको कुछ मिल पा रहा है आप उसको बना लीजिए, फिर ऑप्शंस पे देखिए। ठीक है, तो though he dialed frequently, my brother could not contact me and had left no information as I had gone to office. Okay. Though he dialed frequently, my brother could not contact me. Okay. As I had gone to office and had left no information। तो एक तो है कि एस के बाद आर होगा, एस के बाद आर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करें? तो वो बार बार डायल कर रहा था फ्रिक्वेंटली। माई ब्रदर कुड नॉट कॉन्टैक्ट मी, मेरा ब्रदर मुझे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। क्यों? एज आई हैड गॉन टू ऑफिस, क्योंकि मैं ऑफिस गया था और कोई इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ा था। मैं ऑफिस गया था और कोई इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ा था। तो एस के बाद आर तो जरूर होगा। ठीक है, एस आर साथ में होंगे, एस आर। ठीक है, तो यही मिल रहा है बस। उसके बाद देखिए, दो ही डायल फ्रिक्वेंटली माई ब्रदर कुड नॉट कॉन्टैक्ट मी। क्यों हो सकता है? बिल्कुल क्यों हो सकता है। इसके पहले माई ब्रदर कुड नॉट कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीफोन। तो मेरा जो भाई था वो बार बार डायल कर रहा था। दो ही डायल फ्रिक्वेंटली ऑन टेलीफोन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम डायल करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम टेलीफोन में ही डायल करेंगे ना। तो दो ही डायल फ्रिक्वेंटली ऑन टेलीफोन का मतलब तो है नहीं। दो ही डायल फ्रिक्वेंटली बस कॉमा, माई ब्रदर कुड नॉट कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीफोन। वो बार बार डायल कर रहा था, फिर भी मेरा ब्रदर मुझे टेलीफोन पे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। यहाँ पे टेलीफोन फिर भी ठीक है, चलेगा। मेरा ब्रदर मुझे कहाँ नहीं कॉन्टैक्ट कर पाया? टेलीफोन पे। क्यों? क्योंकि एज आई हैड गॉन आउट ऑफ द ऑफिस, क्योंकि मैं ऑफिस चला गया था और मैंने कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं छोड़ी थी। तो QPSR एकदम बहुत अच्छे से जा रहा है, तो QPSR हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, चेंज द स्पीच। हमें यहाँ पे स्पीच को चेंज करना है। आर यू अलोन माई सन? अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी आस्क्ड, अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या होगा? अ सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी आस्क्ड इफ आई वॉज अलोन। सिंपल है। कोई भी क्वेश्चन रहता है, आर यू डन, आर यू अलोन, आर यू हैप्पी, तो वहां पर हम या तो इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। या क्या लगाते हैं? वेदर। My dad asked if I'm alone, और my dad asked whether I was alone, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो who asked father, यहाँ पर अगर asked father भी रहता तो my father asked if I was alone, ये भी सही था। तो asked a soft voice close behind me, तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए, a soft voice behind me, a soft voice behind me asked if I was alone। ये प्रेजेंट में है, यहाँ पे पास्ट में, ये भी पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इफ आई वॉज अलोन बिल्कुल सही है। तो अ सॉफ्ट वॉइस, यहाँ पे बिहाइंड लिखा हुआ है, तो आपको बिहाइंड भी लिखना होगा यहाँ पर कि वॉइस कहाँ से आ रही थी? पीछे से आ रही थी। तो अ सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी आस्क्ड इफ आई वॉज अलोन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। व्हाट आई वॉज डूइंग देयर अलोन गलत है। अ सॉफ्ट वॉइस सेड टू मी आर यू अलोन सन, नहीं, इफ नहीं है, यहाँ पर इफ होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन मार्क है, इफ तो रहेगा ही। A soft voice from my back asked if I was alone, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे इसने यह गड़बड़ कर दिया। asked, a soft voice behind में रहता तब ठीक रहता। from my back ऐसा कुछ तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है।
इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर डी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स फिल करना है। मोर देन 2 लाख स्टूडेंट डैश अप टू 2 years प्रिपेयरिंग फॉर द कॉमन एडमिशन टेस्ट। बहुत 2 लाख से ज्यादा बच्चे 2 साल क्या करते हैं? 2 साल पढ़ते हैं, वेट करते हैं, स्पेंड करते हैं, जाते हैं, पढ़ाई करते हैं फॉर द कैट इन ऑल इन अटेम्प्ट टू डैश अ सीट। क्यों करते हैं? ताकि वो एक सीट को फेच कर सके, गो कर सके, सिक्योर कर सके। हेयर टेक तो पहले सीट को फेच तो नहीं किया जाता भाई, सीट को सिक्योर किया जाता है। आपको कहा जाता है कि आप टॉप बिजनेस स्कूल में सीट को हासिल कीजिए, सीट को पकड़िए नहीं। ठीक है, तो सीट को हासिल करने को क्या कहते हैं? सिक्योर अ सीट, सिक्योर अ सीट। और जो 2 लाख बच्चे हैं वो 2 साल क्या करते हैं? 2 साल कैट की तैयारी करते हुए खर्च करते हैं। यहाँ पे तैयारी करते हुए लिखा है, तो रीड लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि रीड तो यहीं पर आ गया। 2 साल कैट की तैयारी करते हैं पढ़ते हुए, इसका तो मीनिंग नहीं है ना। 2 साल कैट की तैयारी को वो 2 साल खर्च करते हैं कैट की तैयारी करते हुए। जब वो कैट की तैयारी कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो वो 2 साल स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स स्पेंड अप टू 2 years preparing for the common admission test all in attempt to secure, हासिल करना है उनको, secure a seat, right? okay, जब भी कुछ good rank, I secured good rank, I secured this certificate, I secured a seat in top 10, उसमें हम secure word का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस चेंज करना है। The boy said, who dare call you thief? देखिए यहाँ पे बॉय कह रहा है कि किसने तुम्हें चोर बोला, किसकी हिम्मत हुई कि तुम्हें चोर बोला, who dare you call a thief? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉय जो है वो क्या कह रहा है, उसको थोड़ा उसके मन में इंक्वायरी वाला है कि वो पूछ नहीं रहा है, वो इंक्वायर कर रहा है, कह रहे हैं भाई किसने बोला है, किसने तुम्हें चोर के लिए बोला। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इस तरह का एक्सक्लेमेशन होता है उसे भी हम नोट करते हैं। ठीक है, तो द बॉय आस्क्ड, टोल्ड, वंडर्ड। अगर यहाँ पे ऐसा रहता ना कि द बॉय सेड आई वाज, अगर ऐसा रहता कि फ्रॉम विच शॉप दिस आइसक्रीम इज, द बॉय सेड फ्रॉम विच शॉप दिस आइसक्रीम इज, तो वहां पे बिल्कुल ऐसा लिखते द बॉय वंडर्ड फ्रॉम विच शॉप दैट आइसक्रीम वाज। ठीक है, ऐसा लिखते। जो भी यहाँ पे सेंस रहता है, जो भी यहाँ पे सेंस रहता है उसे हम डिपेक्ट करते हैं। यहाँ पर उसे हम डिपेक्ट करते हैं बाय वंडर्ड, एक्सक्लेम्ड, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, ऐसा हम डिपेक्ट करते हैं यहाँ के फील को। ठीक है, तो द बॉय इंक्वायर्ड हु डेयर्ड कॉल हिम अ थीफ। ठीक है, हु डेयर्ड कॉल हिम अ थीफ, बॉय ने इंक्वायर किया कि हु डेयर कॉल यू अ थीफ, तो वही हु डेयर कॉल हिम अ थीफ, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बस पास्ट हो गया, इसको हमें पास्ट में चेंज करना है, हु डेयर्ड कॉल हिम अ थीफ। ठीक है, द बॉय इंक्वायर्ड, राइट? ओके, मैं फिर से बता दे रही हूँ, अगर रहता द बॉय सेड दैट फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस टेस्टी आइसक्रीम, तो द बॉय वंडर्ड फ्रॉम वेयर ही हैड गॉट दिस टेस्टी आइसक्रीम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था, वैसे भी हो सकता है। ठीक है, राइट? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर ए। ओके, या, so with this I am ending the session, friends. Thank you all for your time.